एक देश का चरित्र इस बात से भी होता है तय कि वहां लोग दूसरे लोगों की कितनी परवाह करते हैं। अगर कोई परेशान हो, आपसे मदद मांग रहा हो, तो क्या आप हाथ बढ़ाते हैं? इस सवाल का जवाब हमने खोजना चाहा इस सीरीज में। क्या है आपकी चॉइस? क्या भारत अपनों की परवाह करता है? नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या है आपकी चॉइस? जब हम ये शो शुरू कर रहे थे तो आइडिया इतना ही था कि आपको तब पकड़ें जब आप बेखबर हों, और पकड़ने का मकसद बस इतना ही है कि पता तो चले कि आप किसी समस्या के बारे में उस वक्त क्या सोचते हैं, क्या करते हैं जिस वक्त आप उसे होते हुए देखते हैं। कई मामलों में आपने 4 कदम बढ़ाए, तो कुछ मामलों में 2 कदम, और कुछ मामलों में रुके ही रह गए। हम सब जीवन में फेल होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि शो के जरिए हमने एक अच्छे हिंदुस्तान को देखा जो सही और गलत में फर्क करता है, और ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी रही। हमारे दर्शक भी, शो के जो दर्शक हैं, वो भी शो को देखते हुए कुछ ना कुछ कर पाने की बेचैनी और ना कर पाने की हताशा से गुजर रहे थे, हमें लिख रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे थे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में वो कलाकार हैं जिन्होंने मार खाई, वो भी हैं जो मार खाते खाते बच गए, लेकिन ज्यादातर वो हैं जिन्हें डांट तो पड़ी ही शो के दौरान, और वो लोग भी हैं, आम लोग, जिन्होंने इस सामाजिक प्रयोग के दौरान हस्तक्षेप किया, दखल दी नाइंसाफी को रोकने के लिए। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जो कहते हैं कि वे तमाम चुप्पी की आवाज है। यानी अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आपके बदले सत्यार्थी जी बोल देते हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सत्यार्थी जी को देखकर आप भी धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करने लगे, घर में ही सही, ड्राइंग रूम में ही सही, और कभी कभी मॉल, दुकान, सड़क चौराहे पर वगैरह वगैरह। सत्यार्थी जी, हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा इसकी प्रतिक्रियाएं लोगों की नज़र आई। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जब आप अपनी नौजवानी में ये फैसला कर रहे थे कि हमें बाल मजदूरी के खिलाफ मुझे लड़ना है, और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, अच्छा भविष्य बना सकते थे, वो फैसला आपने किसी ऐसी ही घड़ी में किया जिस तरह से हमारा शो है, या और लोगों को देखकर एक दिन सोचा कि नहीं, ये पढ़ाई छोड़कर मैं कुछ और जाता हूँ? धन्यवाद। देखिए, जिस दिन मैं पहली बार स्कूल गया, 5-5.5 साल का रहा हूँगा, मैंने मेरी उम्र के एक बच्चे को स्कूल के बाहर जूता पॉलिश करते हुए देखा। वो अपने पिता के साथ बैठ के कर रहा था। मैंने पहले भी बच्चे इस तरह देखे होंगे काम करते हुए, लेकिन मैं स्कूल जा रहा हूँ नया बस्ता लेकर, नई किताबें लेकर, नई यूनिफॉर्म पहनकर, नए जूते पहनकर, और एक बच्चा हमारी तरफ टुकटुकी लगा के देख रहा है कि हम जूता पॉलिश उससे कराएंगे क्या, या सुधरवाएंगे क्या। हमारे जूते नए थे। मैंने हिम्मत की, जिस तरह आप लोगों ने जगह जगह हिम्मत की। बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे अपने शिक्षक से पहली बार ये पूछने में कि मास्टर जी, मैं स्कूल के अंदर हूँ, हम सब बैठे हैं स्कूल में, ये बच्चा बाहर बैठ के क्या कर रहा है, ये हमारे साथ क्यों नहीं है? बिल्कुल इसी भाषा में उन्होंने मेरी तरफ चौंक के देखा और बोले, ये तो गरीब के बच्चे हैं, भूल जाओ, नए दोस्त बनाओ, पहला दिन है तुम्हारा। मैंने अपने हेडमास्टर से पूछा, घर में पूछा, सब जगह पूछा। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके पिता से ये पूछा। रोज़ देखता था मैं, सुबह जाते वक्त, स्कूल आते वक्त। मैंने पूछा कि आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? तो वो सज्जन बोले कि बाबूजी, मैंने तो कभी सोचा नहीं ऐसा, और हमारे तो बाप दादा भी यही काम करते थे, मेरा बेटा भी यही काम कर रहा है। उन्होंने कहा, बाबूजी, हम तो काम करने के लिए पैदा होते हैं। और उस उम्र में भी मैंने ये सोचा कि ये बहुत गलत है, कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। कुछ लोग काम करने के लिए पैदा होते हैं और हम बड़े बड़े सपने देख के उनको पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। मैंने तब इसको चुनौती देनी शुरू की अपने भीतर। मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन बोल सकता था। मैंने बोलना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया घरों में, फिर देखना शुरू किया उस तरह, उस नज़रिए से चीज़ों को, और धीरे धीरे करके मैंने अपना मन बनाया। मैं पढ़ने लिखने में ईश्वर की कृपा से, या शायद मेरी मेहनत से, या जो भी कहिए, माँ बाप की डांट से, घर इसलिए उन्होंने कहा इंजीनियर ठीक है, इंजीनियर बना देते हैं। तो इंजीनियर बनने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, चला गया मैं आसानी से। उन दिनों बहुत मुश्किल था इंजीनियर बनना, मैं बन गया। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 1 साल तक, लेकिन मेरे दिल दिमाग में बचपन से धीरे धीरे करके
एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो रहा था जिसे इंजीनियर बनना ही नहीं था, कुछ क्या और बना। आपने कोई ऐसा हिसाब किताब किया जो एक सामान्य लोग करते होंगे कि हमारा कैरियर क्या होगा, बनेंगे नहीं, ये छोड़कर जाएं? इस तरह की मुश्किलें आई? मुश्किल तो हर तरह की थी। हाँ। देखिए, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, बहुत साधारण परिवार। मेरे पिताजी एक पुलिस के सिपाही थे, मेरी माँ घरेलू बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, और मैं पढ़ने में अच्छा था तो आगे बढ़ गया थोड़ा सा। मेरे बड़े भाई भी आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई में, तो और मेरे पिताजी का स्वर्गवास जल्दी हो गया। तो बचपन मेरा मेरे भाइयों और मेरी माँ के भरोसे था, विधवा माँ के। तो मेरे जैसे व्यक्ति को उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद और जॉब छोड़ना, मैं तो जॉब करा 1.5 साल, बहुत मुश्किल था उस समय, जबकि बाल मजदूरी और बच्चों के ऊपर जुल्म कोई मुद्दा नहीं था। तो काफ़ी मुश्किल चीज़ थी, वहीं से मुश्किल की शुरुआत हुई। मेरी शादी हो चुकी थी, हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे थे, सब कोई मजाक बनाता था। मेरे ससुराल वाले मेरे घर नहीं आए कभी, ये क्योंकि हम एक कमरे के छोटे से 10 फुट बाई 8 फुट के मकान में रह रहे थे। दिल्ली में एक कमरा किराए का लेकर कई साल तक रहे। मेरा बेटा पैदा हो गया था तब। तो संघर्ष तो बहुत था, लेकिन मेरे दिल में ये धारणा पक्की थी शुरू से कि करना है कुछ। नहीं, बच्चे जो पैदा होते हैं सब बराबर पैदा होते हैं। ईश्वर ने हम सबको बराबर पैदा किया है, हमारे संविधान ने हमको सबको बराबर का हक दिया है। और अगर कहीं इतना अन्याय, गैर बराबरी चल रही है, तो अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? लेकिन आप आज संतोष कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे कैलाश सत्यार्थी यहाँ हमारे बीच हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं मान रहा हूँ। मैं तो मान रहा हूँ मैं उन जैसा हूँ जिन्होंने ये आवाज उठाई। आप अपने दिनों को याद कर रहे हैं कि शायद इनकी तरह मैंने भी कभी रोका, आगे आया। हालांकि काम आप कर ही रहे हैं। करीब 40 से ज़्यादा हमने ऐसे सामाजिक प्रयोग किए अलग अलग शहरों में। मैं मेरठ के एक प्रयोग को दिखाना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही नायाब प्रयोग है। आप पहले देखिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। झाड़ू तो लगाती हूँ। ये सब सुनकर ये लड़की काफी परेशान हो गई। पहले अपनी माँ से बात करती है और दोनों हैरान हो जाते हैं। मार रहा है। ऐसे कोई फांसी लगा दी तुझे? क्या मार दिया? आपकी बेटी है। आप बेटियों से ऐसे बिहेव करते हो? तो बेटी हो जाएगा, बेटी जो बेटा हो जाएगी। बेटी तो बेटी ही रहेगी ना। नहीं, एक ही बात होती है, बेटा और बेटी। एक ही बात कैसे रहेगी? तब आप उसको खाना खिला रहे हो, भाई का बच्चा है, वो तू खा ले। तो आप हमेशा से होता है ये? हमेशा से होता है, नहीं होता हमेशा से। आप क्या बात कर दी? आप कौन से जमाने में रह रहे हो? आप मैं यहाँ से चली गई थी, मैं इसीलिए वापस आई आपको ये बोलने के लिए कि ये क्या होता है, भाई का खाना बच्चा है, तुम खा लियो। आपने इसको मारा तो आपने इसको बोला कि गड़ा, उसको फांसी तो मारी। बेटी नहीं खा रही, वो नहीं दिख रहा। तो खा लेगी ना, ये बचेगा तो खा लेगी। पहले बेटी को देना चाहिए ना। हद कर दी औरत के नाम पे आप तो बहुत ज्यादा कलंक हो, समझे ना? कलंक को आप औरत अच्छा, धीरे धीरे शर्म आनी चाहिए। सुनिए, ऐसे कोई कुत्ते को भी नहीं पालता जैसे आप अपनी बेटी को पाल रहे हैं। पर्दे में रहते हैं, पर्दे में रहने के बाद भी लड़कियां एक से एक काम कर रही हैं। नेट पे देखो, तुम तो बिल्कुल ही हद कर रही हो। कौन से जमाने में जी रही हो आप? अपनी बेटी का दूध खा के आपका बेटा कभी नहीं बन सकता। बहन की दुआएं तो इसको मना थोड़ी कर रही हो खाने के लिए। अब ये खा नहीं रहा, यही खाएगी। अब कौन खाएगी? बचा हुआ तो हम कुत्ते को डाल देते हैं। ये भी मेरठ की वो जो लड़की है वो भी एक तरह से कैलाश सत्यार्थी ही है। अतुल हैं हमारे साथ। अतुल, आपने वीडियो में देखा होगा कि अतुल रोक रही हैं और अब सब कोई जानता है कि आप सीटी बजाती हैं। जी, बहुत अच्छा काम करती हैं आप, सीटी बजाती हैं। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि ये जो सीटी बजाने का जो आपने तरीका अपनाया है, क्या किसी ने आप पे सीटी बजाई थी जिसके जवाब में आपने सीटी बजे को हथियार बना दिया? देखिए, क्योंकि हम तो वो सीटी से मैं तो डर जाता हूँ। मुझे याद है वो पटना का सिनेमा हॉल, जब अंधेरा होता था, बहनों के साथ मोहल्ले की लड़कियों को लेकर जाता था, तो मैं ही सिपाही था उनका, और कोई सीटी बजाता था तो मैं डर जाता था कि ये कोई जरूर बदमाश आदमी सिनेमा हॉल में। हाँ, सिचुएशन बिल्कुल लगभग बराबर है। आज भी लोग डर रहे हैं कि अगर ये गले में सीटी है, जिस हमारी बच्ची के गले में है, हमारे वॉलंटियर के, तो लोग डरते हैं थोड़ा। जो छेड़छाड़ करने वाले भी हैं, अगर कॉलेज के सामने ये गुजर रही है तो उस समय वो नहीं हो रहा है, और दूसरे लोग सामने होके आ रहे हैं। अभी मेरठ में इतना है कि कोई हैं जो सीटी बजाएंगे और आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। फिर ये भी है कि हम लोग कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। पुलिस को अचानक बुला लिया जाता है, लेकिन अभी पता है सबको कि वो विसिल तब बजाएंगे जब कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये चुप्पी तोड़ने का एक तरीका है। सत्यार्थी जी, चूंकि आपका काम ही बच्चों को लेकर है, अभी
बात निकल कर आई कि पढ़े लिखे लोगों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये ज़्यादा गुस्सा इस बात से भी आया कि एक ठीक ठाक एक जगह है, वहाँ पर इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। पर वैसे घरों में जहाँ बच्चे बाल मजदूरी नहीं करते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा काम करती हैं, क्या वो बाल मजदूरी के बराबर नहीं है? देखिए, ये मानना गलत है कि पढ़े लिखे, खाते पीते, संभ्रांत घरों में, सुसंस्कृत घरों में महिलाओं की इज्जत बराबर है या ज़्यादा है। ये गलत है। अब पर अच्छी बात है कि उनके अपने सामाजिक परिवेश में ऐसा लेकिन नहीं। अच्छी बात यह है कि बगैर पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी और पढ़े लिखों में भी ऐसे लोग हैं जिनके सामाजिक परिवेश में, जिनके पारिवारिक परिवेश में लड़कियों पर अत्याचार या गैर बराबरी नहीं होती है। बिना पढ़े लिखे लोगों में भी इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारी हमारी जनजातियां ऐसी हैं जिसमें महिलाओं की प्राथमिकता है, महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, फैसले लेने में आगे होती हैं, तो सब तरह का होता है। आप देखें कि जिन राज्यों में ज़्यादा पढ़ाई है दूसरों राज्यों के बनिस्बत, या ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, ज़्यादा जिनको हम लोग संभ्रांत समझते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, वहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम है, पैदाइश कम है। तो ये एक मानसिकता की बात है जहाँ हम अपनी महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देते और एक दोहरी मानसिकता में जीते हैं। हम बोलते कुछ हैं लड़कियों के बारे में और करते कुछ हैं। सबसे ज़्यादा शोषण लड़कियों का होता है, यौन शोषण भी होता है। यौन शोषण का मतलब सिर्फ बलात्कार नहीं है, और तरीके से होते हैं, लेकिन वो सभी तरह के लोगों में होते हैं और हमें उसका विरोध करना चाहिए जैसे आपने किया। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में क्या लेंगे आप? फैंटा। फैंटा। Shut up. What I also. And your brother is ordering. Why do you want to order also? और जो भैया का खाना बचेगा ना वो आप खा लेना। I was sad the day you were born. In other parts, when the girl is born, they call it mistake. वो गलत कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। सर वो असल में मेरे भी पास भी बेटी है ना, मेरे को सर लगता है You don't behave like this. Really में। And if you behave like this, जाइए आप। don't do it. We have to collect. The boy will bring money to the house. He will bring money to the house. She is taking money from the house. Madam, it is happening today. You are collecting. You must be collecting money You are for a the very daughter. sad person. You know, you should actually. You are not collecting. We are feeling sorry for you. No, but you are not collecting money. ये हमारा आप लोगों ने किया। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि बात क्या बुरी लगी? क्या कभी आपने उस रेस्टोरेंट के अलावा भी घरों में कभी इस तरह से कभी आवाज़ उठाई कि एक लड़की हमने के साथ कभी इस तरह? हाँ, ऐसा घरों में तो कभी नहीं देखा। हमारे भी 2 बेटियां हैं और जान से ज़्यादा प्यारी हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। और इतने अच्छे बढ़िया मतलब प्रोमेनेड जैसे मॉल में बैठे हुए थे हम लोग और वहाँ पर एजुकेटेड पीपल थे ये लोग भी। ऐसा नहीं लग रहा था कि अनएजुकेटेड लोग हैं कोई। और अपनी बेटी को मना कर रहे हैं खाना खिलाने से और बेटे को कह रहे हैं तू ऑर्डर कर और तू मेरे ऊपर बर्डन है, लड़की को बोल रहे हैं। हम लोग तो किटी पार्टी में आए हुए थे, हम लोग के फैमिली मेंबर्स भी थे और फ्रेंड्स थे। हम लोग से तो थोड़ी देर क्या 2 मिनट भी नहीं सुना गया कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। किस तरह से अपनी बेटी को जितना डिस्क्रिमिनेशन देखा नहीं है कभी, तो सहन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी जो भी बोल रहे थे। अपने सोशल रियलिटी में, सामाजिक रिश्तेदारी में इस तरह की चीजें नहीं देखी? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। देखा ही हमारे नहीं छोड़िए हमारे सास ससुर तक ने नहीं, 2 बेटियां हुई, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। मतलब उनकी एज में भी हमने नहीं देखा ये सब। भले ही वो चाहते थे बेटा हो या नहीं भी हो, बट लड़कियों को इतना डिस्क्रिमिनेशन तो ये नहीं देखा। हाँ। एंड्रू साहब, आपको ये एक्टिंग करते हुए ऐसा लगा कि आप उस हिंदुस्तान से आते हैं जहां आज भी मतलब आपके हिसाब से वो हकीकत नहीं है लेकिन हकीकत है, वो रियलिटी है? It is there. It is there. It is there. I think maybe not in
urban India as much, but I feel that in the subconscious of many people, it is there. I mean, there is a preference to have a boy in the family than to have a girl, but it is there. I don't have a daughter, so I'm really guilty. You know? Guilty. जो सबसे ज्यादा बुरी बात उस वक्त लगी कि हम एक एजुकेटेड माहौल में बैठे थे और उसमें अगर कोई ऐसा कर रहा है जो कि खुद ही वेल एजुकेटेड पर्सन लग रहा है और वो ऐसा कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा बुरा था।